आज का हमारा चैप्टर है जहाँ कोई वापसी नहीं। वह धान रोपाई का महीना था, जुलाई का अंत, जब बारिश के बाद खेतों में पानी जमा हो जाता है। हम उस दोपहर सिंगरौली के एक छोटे क्षेत्र नवा गांव गए थे। इस क्षेत्र की आबादी 50,000 से ऊपर है, जहाँ लगभग 18 छोटे छोटे गांव बसे हैं। इन्हीं गांव में से एक का नाम है अमजर, आम के पेड़ से घिरा गांव, जहां आम झड़ते हैं। किंतु पिछले 2-3 वर्षों से पेड़ों पर सूखापन है। ना कोई फल पकता है, ना कुछ नीचे झड़ता है। कारण पूछने पर पता चला कि जब से सरकारी घोषणा हुई है कि अमरोली प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवा गांव के अनेक गांव उजाड़ दिए जाएंगे, तब से न जाने कैसे आम के पेड़ सूखने लगे। आदमी उजड़ेगा तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे। टेरी गढ़वाल के पेड़ों को बचाने के लिए आदमी के संघर्ष की कहानियाँ सुनी थी, किंतु मनुष्य के विस्थापन के विरोध में पेड़ भी एक साथ मिलकर मूक सत्याग्रह कर सकते हैं। इसका विचित्र अनुभव सिर्फ सिंगरौली में हुआ। मेरे लिए एक दूसरी दृष्टि से भी यह अनूठा अनुभव था। लोग अपने घरों से विस्थापित होकर कैसी अनाथ उन्मूलित जिंदगी बिताते हैं, यह मैंने हिंदुस्तानी शहरों के बीच बसी मजदूरों की गंदी दम घुटती भयानक बस्तियाँ और स्लम में कई बार देखा था। किंतु विस्थापन के पूर्व कैसे परिवेश में रहते होंगे, किस तरह की ज़िंदगी बिताते होंगे, इसका दृश्य अपने स्वच्छ पवित्र खुलेपन में पहली बार अमजर गाँव में देखने को मिला। पेड़ों के घने झुरमुट, साफ सुथरे खप्पर लगे मिट्टी के झोपड़े और पानी, चारों तरफ पानी। अगर मोटी रोड की भागती बस की खिड़की से देखो तो ऐसा लगेगा कि समूची ज़मीन एक झील है, एक अंतहीन सरोवर जिसमें पेड़, झोपड़े, आदमी, ढोर डांगर आधे पानी में आधे ऊपर तैरते दिखाई देते हैं, मानो किसी बाढ़ ने सब कुछ डूब गया हो, पानी में धंस गया हो। किंतु यह भ्रम है। जब बाढ़ नहीं, पानी में डूबे धान के खेत हैं। अगर हम थोड़ी सी हिम्मत बटोर कर गाँव के भीतर चले, तब वे औरतें दिखाई देंगी जो एक पात में झुकी हुई धान के पौधे छप छप पानी में रोप रही हैं। सुंदर सुडौल धूप में चमचमाती काली टांगे और सिरों पर चटाई के किश्तनुमा हैट, जो फोटो या फिल्मों में देखे हुए वियतनामी या चीनी औरतों की याद दिलाते हैं। जरा सी आहट पाते ही वे एक साथ सिर उठाकर चौंकी हुई निगाहों से हमें देखती हैं, बिल्कुल उन युवा हिरनियों की तरह जिन्हें मैंने एक बार कान्हा के वन्य स्थल में देखा था। किंतु वे डरती नहीं, भागती नहीं, सिर्फ विस्मय से मुस्कुराती हैं और फिर सिर झुकाकर अपने काम में डूब जाती हैं। यह समूचा दृश्य इतना साफ और सजीव है, अपनी स्वच्छ मांसलता में इतना संपूर्ण और शाश्वत कि एक क्षण के लिए विश्वास नहीं होता कि आने वाले वर्षों में सब कुछ मटियामोट हो जाएगा। झोपड़े, खेत, ढोर, आम के पेड़, सब एक गंदी आधुनिक औद्योगिक कॉलोनी की ईंटों के नीचे दब जाएगा। और ये हंसती मुस्कुराती औरतें भोपाल, जबलपुर या बैडन की सड़कों पर पत्थर कूटती दिखाई देंगी। शायद कुछ वर्षों तक उनकी स्मृति में अपने गांव की तस्वीर एक स्वप्न की तरह धुंधलाती रहेगी, किंतु धूल में लौटते उनके बच्चों को तो कभी मालूम ही नहीं होगा कि बहुत पहले उनके पुरखों का गांव था जहां आम झड़ा करते थे। ये लोग आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हैं, जिन्हें औद्योगिकरण की झंझावत ने अपनी घर जमीन से उजाड़ कर हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया है। प्रकृति और इतिहास के बीच यह गहरा अंतर है। बाढ़ या भूकंप के कारण लोग अपने घर बार छोड़कर कुछ अरसे के लिए ज़रूर बाहर चले जाते हैं, किंतु आफत टलते ही दोबारा अपने जाने पहचाने परिवेश में लौट भी आते हैं। किंतु विकास और प्रगति के नाम पर जब इतिहास लोगों को उन्मूलन करता है, तो वे फिर कभी अपने घर वापस नहीं लौट सकते। आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उजड़ता, बल्कि उसका परिवेश और आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। एक भरे पूरे ग्रामीण अंचल को कितनी नासमझी और निर्मलता से उजाड़ा जा सकता है, सिंगरौली इसका ज्वलंत उदाहरण है। अगर यह इलाका उजाड़ रेगिस्तान होता तो शायद इतना दुख नहीं होता, किंतु सिंगरौली की भूमि इतनी उर्वरक और जंगल इतने समृद्ध है कि उनके सहारे शताब्दियों से हजारों वनवासी और किसान अपना भरण पोषण करते रहे हैं। 1926 से पूर्व यहाँ खैरवार जाति के आदिवासी राजा शासन किया करते थे।
किंतु बाद में सिंगरौली का आधा हिस्सा, जिसमें उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के खंड शामिल थे, रीवा राज्य के भीतर शामिल कर लिया गया। 20 वर्ष पहले एक समूचा क्षेत्र विंध्याचल और कैमूर के पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था, जहाँ अधिकांशतः कत्था, महुआ, बांस और शीशम के पेड़ उगते थे। इन पुरानी दंतकथा के अनुसार सिंगरौली का नाम भी श्रृंगावली पर्वतमाला से निकला है, जो पूर्व पश्चिम में फैली है। चारों ओर फैले घने जंगलों के कारण यातायात के साधन इतने सीमित थे कि एक जमाने में सिंगरौली अपने अतुल प्राकृतिक सौंदर्य के बावजूद काला पानी माना जाता था, जहाँ न लोग भीतर आते थे न बाहर जाने का जोखिम उठाते थे। किंतु कोई भी प्रदेश आज के लोलुप युग में अपने अलगाव से सुरक्षित नहीं रह सकता। कभी कभी किसी इलाके की संपदा और उसका अभिशाप बन जाता है। दिल्ली के सत्ताधारियों और उद्योगपतियों की आंखों से सिंगरौली की अपार खनिज संपदा छिपी नहीं रही। विस्थापन की एक लहर रिहंद बांध बनने से आई थी, जिसके कारण हजारों गांव उजाड़ दिए गए थे। इन्हीं नई योजनाओं के अंतर्गत सेंट्रल कोल फील्ड और नेशनल सुपर थर्मल पावर कॉरपोरेशन का निर्माण हुआ। चारों तरफ पक्की सड़कें और पुल बनाए गए। सिंगरौली, जो एक अपने सौंदर्य के कारण बैकुंठ और अपने अकेलेपन के कारण काला पानी माना जाता था, अब प्रगति के मानचित्र पर राष्ट्रीय गौरव के साथ प्रतिष्ठित हुआ। कोयले की खदानें और उन पर आधारित ताप विद्युत की ग्रहों की एक पूरी श्रृंखला में पूरे प्रदेश को अपने में घेर लिया। जहाँ बाहर का आदमी फटकता न था, वहाँ केंद्रीय और राज्य सरकारों के अफसरों, इंजीनियरों और विशेषज्ञों की कतार लग गई। जिस तरह जमीन पर पड़े शिकार को देखकर आकाश में गिद्ध और चीलों का झुंड मंडराने लगता है, वैसे ही सिंगरौली की घाटी और जंगल के ठेकेदारों, वन अधिकारियों और सरकारी कारिंदों का आक्रमण शुरू हुआ। विकास का यह उजला पहलू अपने पीछे कितने व्यापक पैमाने पर विनाश का अंधेरा लेकर आया था, हम उसका छोटा सा जायज़ा लेने दिल्ली में स्थित लोकायन संस्था की ओर से सिंगरौली गए थे। सिंगरौली जाने से पहले मेरे मन में इस तरह का कोई सुखद भ्रम नहीं था कि औद्योगिकरण का चक्का जो स्वतंत्रता के बाद चलाया गया, उसे रोका जा सकता है। शायद 35 वर्ष पहले हम कोई दूसरा विकल्प चुन सकते थे, जिसमें मानव सुख की कसौटी भौतिक लिप्सा ना होकर जीवन की ज़रूरतों द्वारा निर्धारित होती। पश्चिम जिस विकल्प को खो चुका था, भारत में उसकी संभावनाएं खुली थी, क्योंकि अपनी समस्त कोशिशों के बावजूद अंग्रेजी राज हिंदुस्तान को संपूर्ण रूप से अपनी सांस्कृतिक कॉलोनी बनाने में असफल रहा था। भारत की सांस्कृतिक विरासत यूरोप की तरह म्यूजियम्स और संग्रहालयों में जमा नहीं थी। वह उन रिश्तों में जीवित थी जो आदमी को उसकी धरती, उसके जंगलों, नदियों, एक शब्द में कहें उसके समूचे परिवेश के साथ जोड़ते थे। अतीत का समूचा मिथक संसार पोथियों में नहीं, इन रिश्तों के अदृश्य लिपि में मौजूद रहता था। यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न मनुष्य के भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखने का है। भारत में यही प्रश्न मनुष्य के उसकी संस्कृति के बीच पारंपरिक संबंध बनाए रखने का होता है। स्वातंत्र्योत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह नहीं है कि शासक वर्ग के औद्योगिकरण का मार्ग चुना। ट्रेजेडी यह रही है कि पश्चिम की देखा देखी और नकल की योजनाएं बनाते समय प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच का नाजुक संतुलन किस तरह नष्ट होने से बचाया जा सकता है, इस ओर हमारे पश्चिम शिक्षित सत्ताधारियों का ध्यान कभी नहीं गया। हम बिना पश्चिम को मॉडल बनाए अपनी शर्तों और मर्यादाओं के आधार पर औद्योगिक विकास का भारतीय स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं। कभी इसका ख्याल हमारे शासकों को आया हो, ऐसा नहीं जान पड़ता। तो ये था हमारा चैप्टर